Today now we discuss about parallel combination of cells, समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों के संयोजन का दूसरा प्रकार समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखते हैं इसे। जोड़ने का तरीका आपको मालूम है, समांतर में कैसा होता है। एक ये सेल होगा और सेल के साथ में आपको मालूम है क्या बनाना पड़ता है, क्या बनाना होता है, बोलिए। आंतरिक प्रतिरोध बनाना होता है, बिल्कुल। इस तरह से, या आपने एक पॉइंट इधर ले लेना, बिल्कुल बराबर। बार बार बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। चित्र आपका सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल कैपिटल ई, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले सेल के द्वारा धारा जो बहेगी वो ऐसी बहेगी, दूसरे से भी प्लस से निकलेगी, तीसरे से भी प्लस से निकलेगी, चौथे से भी ऐसे प्लस से निकलेगी, पूरी धाराएं मिलेगी और ये मुख्य धारा आई का क्या कर लेंगी, निर्माण कर लेंगी। ये धारा फिर से इससे बहेगी ऐसी, और फिर से ये होगी धारा आई, है ना। ये आप इधर इस तरह से जाएंगी। क्लियर दैट? सेल कितने लगे हुए हैं, कितने लगे हैं सेल? एन सेल ही यहां पर अभी भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल, इससे भी आप अच्छा चित्र बनाएंगे, है ना। कॉपी में अच्छे से पेन थोड़ी सी पकड़ती हुई चलती है तो बढ़िया चित्र बनता है, इसमें थोड़ी सी स्लिप होती है पेन, ठीक है। तो इस तरह से आपका चित्र देखकर जांचा के मोहित होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा हाँ चित्र बनाया बढ़िया। तो ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। जैसे देख रहे हैं मेरे बोर्ड पर काम देख रहे होगा आप, दूर दूर लाइनें, कहीं पर कोई स्टेप में इधर उधर नहीं, बिल्कुल सेट होना चाहिए, बिल्कुल एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको लिखते भी नहीं आता, है ना। कॉपी में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका काम, है ना। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में पहले रफली आप लोग देख लीजिए कि मैंने क्या क्या किया हूँ, है ना। क्या किया हूँ मैंने? प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। सेल कितने लगे हुए हैं? एन सेल हैं, और हर सेल की धनात्मक प्लेट को देखिए आप, धनात्मक 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 धनात्मक, धनात्मक प्लेट बोलो या धनात्मक सिरे बोलो या धनात्मक इलेक्ट्रोड बोलो, बात एक ही है। सभी धनात्मक प्लेटों को क्या कर दिया आपने, बिंदु ए से जोड़ दिया है, और ऋणात्मक प्लेटों को देखिए आप बिंदु बी से संयोजित कर दिया है। बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य आपने क्या कर दिया है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर संयोजित कर दिया है। बहुत आसान है, और बोल देंगे कि बाह्य प्रतिरोध में से प्रवाहित कुल धारा कितनी है, कैपिटल आई है। तब इज इट क्लियर? बोले इसकी थ्योरी, बोलते हैं चित्रानुसार विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले, चित्रानुसार
विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले n सेलों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें सभी सेलों की धनात्मक प्लेटों को बिंदु ए से तथा ऋणात्मक प्लेटों को बिंदु बी से संयोजित कर दिया गया है। ठीक, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर संयोजित कर दिया गया है। माना कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रवाहित कुल धारा या में से प्रवाहित कुल धारा एक ही बात है, प्रवाहित कुल धारा कैपिटल आई है। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा बताइए, पहला काम क्या होगा, बोलो। पहला काम हमारा क्या होता है, तब के बाद पहले निकालना है हमको विद्युत वाहक बल, फिर निकालना है कुल आंतरिक प्रतिरोध, फिर निकालना है कुल प्रतिरोध और फिर निकालना है कुल धारा। इज इट क्लियर? तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल तब कुल विद्युत वाहक बल, हाँ बताइए कितना होगा, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, बोलो। अरे बोलो भाई, नहीं NE। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने संधारित्रों का हाँ 1/NE नहीं, याद रखो, जब आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, तो संधारित्रों के संयोजन में आपने इस तरह से संधारित्र का आपको जोड़ा था, आपने याद करो इस तरह से, और आपने यहां पर यह लाइन पढ़ी थी कि संधारित्रों के श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, आपने यहां पर विभवांतर को V = V1 + V2 + V3 नहीं किया था, याद रखिए। समांतर क्रम संयोजन में एक लाइन का या एक संधारित्र का जितना के सिरों पर जितना विभवांतर होता है, सभी के लिए क्या होता है, उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट सेम है। ठीक है, तो आपने यहाँ V = V1 + V2 V3 नहीं किया था, आपने Q = Q1 + Q2 + Q3 किया था। याद आ रहा है? यस और नो? यहाँ +Q1 - Q1 +Q2 - Q2 +Q3 - Q3, और आपने Q = Q1 + Q2 + Q3 किया था, ना कि V = V1 + V2। V तो समान था, हमने आखिरी में लाइन लिखा था कि स्पष्ट है कि सभी संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर समान होगा, सभी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान होगा, परंतु संधारित्रों की प्लेटों पर क्या होगा, आवेश का परिमाण क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो याद रखिए, समांतर क्रम संयोजन में एक लाइन का जितना विभवांतर होता है, पूरे के पूरे संयोजन के लिए भी उतना ही होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी एक लाइन के लिए विद्युत वाहक बल कितना है, एक लाइन के लिए विद्युत वाहक बल हाँ E है, तो पूरे के पूरे संयोजन के लिए भी विद्युत वाहक बल कितना होगा, E ही होगा। समझ गए आप? क्लियर? जैसे वहां पर मैंने उस समय ऐसा लिखा रहूंगा, V ऐसा लिखा रहूंगा, नीचे या ऊपर जैसे भी लिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नो? तो ये बात समझ में आई? समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर आपस में जुड़ते हैं,
जुड़ते हैं, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में एक का जितना होता है, एक लाइन का जितना विभवांतर होता है उतना ही क्या होगा, पूरे के पूरे संयोजन के लिए होता है। तो यहाँ पर भी एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एक का अगर E है तो पूरे के पूरे के लिए भी क्या होगा, E ही होगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो यहाँ लिखेंगे तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल। समझ गए? एक सेल का जितना होगा सभी का पूरे के पूरे संयोजन का भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो क्या आएगा बताइए उत्तर? अब क्या आएगा? केवल E आएगा। क्या आएगा? क्लियर हो गई बात? हाँ बोलो। अरे डाउट है क्या? कुछ है क्या डाउट? नहीं है ना? तो ये हो गया आपका कुल विद्युत वाहक बल। अब क्या निकालेंगे बताओ? अब क्या निकालेंगे? याद रखना है, श्रेणी क्रम में विभवांतर जुड़ते हैं, समांतर क्रम में विभवांतर एक लाइन का जितना रहता है उतने रहता है। ठीक है, इसलिए हमने संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल लिखा बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल। अब निकालेंगे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो मुझे ये बताइए कि अब ये प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं। माना कि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है। अब मुझे बताइए ये कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े? स्मॉल r समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा? समांतर क्रम में अगर हाँ मतलब यानी अगर ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम का सूत्र तो हमारे पास में यह होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और इसको हम परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब पहले एक परिणामी प्रतिरोध को मानना पड़ेगा, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माना कि संयोजन का परिणामी आंतरिक कितना बच गया? 5 हो गया क्या? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r डैश है। तब चलिए अब इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है अपन कल ही करते हैं, है ना, क्योंकि पूरा होगा नहीं और मैं जल्दबाजी में पढ़ाना नहीं चाहता इसको। क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो कल सेलों का समांतर क्रम संयोजन हम लोग पढ़ रहे थे, उस सेलों के समांतर क्रम संयोजन में इसका डेरिवेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग स्टार्ट हुआ था बस। उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है ना। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसकी थ्योरी आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले n सेलों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें सभी सेलों के धनात्मक प्लेटों को या धनात्मक सिरों को बिंदु A से तथा ऋणात्मक सिरों को बिंदु B से संयोजित कर दिया गया है, तथा बिंदु A और बिंदु B के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित कर दिया गया है। माना कि प्रतिरोध R में से प्रवाहित कुल धारा I है। तब यहाँ से हमारा डेरिवेशन क्या होगा, स्टार्ट होने वाला था। तो देखते हैं, थोड़ा सा हमने किया जरूर था, लेकिन अब स्टार्ट से देख लेते हैं। तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या बताया था मैंने? संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल। कल चर्चा हो चुकी थी, है ना। एक सेल का विद्युत वाहक बल, ये आ गया कैपिटल E। जितना पूरा एक समांतर क्रम संयोजन जब भी होता है तो उसमें एक का जितना होता है पूरे के लिए भी उतना ही होता है। तो ये हमने लिख भी दिया है, कल भी लिख दिया था। ठीक है, ये अब क्या करेंगे बताइए?
मैंने कल बताया था कि ये जो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं? हाँ, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो समांतर क्रम का सूत्र होता है वो तो ऐसा होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये तो होता है परिणामी प्रतिरोध। तो अभी हम परिणामी प्रतिरोध मान लेते हैं पहले कि परिणामी प्रतिरोध जो है, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध जो है वो r डैश मान लेते हैं, तब जाके फिर हम उसको उल्टा करेंगे तो r डैश निकलेगा, है ना, 1/r डैश लिखेंगे। ठीक, तो पहले हम मान लेते हैं कि संयोजन का परिणामी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, r डैश है। तो माना कि संयोजन का परिणामी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r डैश है, तब सूत्र लगाएंगे ये वाला, है ना, समझ आई बात। हमने क्या निकाला पहले, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और माना कि संयोजन का कुल परिणामी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, r डैश है। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा हमको, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसको हमको जोड़ना है किस रूप में, 1/r डैश प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के रूप में क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो भाई ये हमको परिणामी प्रतिरोध मानना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध कैपिटल R है, वैसे ही हम परिणामी आंतरिक प्रतिरोध जो है वो r डैश मानकर चल रहे हैं। यस और नो, बात समझ में आ रही है? हाँ, और फिर जब हमने परिणामी प्रतिरोध r डैश मान लिया तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 1/r डैश इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 1/r पहला वाला प्लस 1/r दूसरा वाला प्लस 1/r तीसरा वाला प्लस डैश 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 प्लस 1/r। क्लियर हो गई बात? यस और नो? अब हमने कितने बार जोड़ दिया इसको, ऐसा कितने बार, n बार। ये बात समझ में आई कि नहीं सबके, बताइए। ठीक है, ठीक, यस, गर्मी बहुत है। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक का। हाँ, अब बहुत आसान हो जाएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, लघुत्तम तो कितना आएगा, r आएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार जुड़ेगा, n बार, तो कितना आएगा, n आएगा, राइट। तो आ जाएगा ये n, ये हो गया 1/r डैश बराबर n/r। अब बताइए हम 1/r डैश चाहते हैं कि r डैश चाहते हैं, r डैश लाना चाहते हैं। जैसे पिछले बार आप लोगों ने क्वेश्चन दिया था तो आपने गलती कर दिया था, हमको उत्तर 1/r डैश थोड़ी नहीं चाहिए। हमारा परिणामी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हमारा परिणामी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, r डैश है। तो हम 1/r डैश से काम थोड़ी नहीं चलाएंगे, r डैश चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, है ना, पलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये r डैश इज इक्वल टू क्या होगा, r/n हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो, राइट। और जब हमारे पास में विद्युत वाहक बल निकल गया, परिणामी आंतरिक प्रतिरोध निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, बोलिए, बोलो, कुल प्रतिरोध, है ना। तरीका आपको मालूम है, पहले विद्युत वाहक बल निकालते हैं, फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, फिर कुल प्रतिरोध निकालते हैं, फिर कुल धारा निकालते हैं, है ना। दिमाग में बैठा लो, ये एक तरीका है, पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तब डेरिवेशन याद नहीं किए जाते, डेरिवेशन को बनाने का एक तरीका पकड़ना पड़ता है, फिर उस तरीके से हम हर चीज़ करते चलते हैं। अब संयोजन का
कुल प्रतिरोध। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होता है बताइए? आंतरिक प्रतिरोध प्लस क्या? बाह्य प्रतिरोध, है ना। तो आंतरिक हमारा कौन सा है? आर डैश है, और बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। क्लियर? हाँ, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर डैश की वैल्यू कितनी भैया? आर अपॉन एन प्लस, गुड मॉर्निंग वाला कौन है इतने बजे? 28। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो क्या हुआ? आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, लिख दिया ये वाला। हाँ, अब क्या आएगा बताओ? इसका आंसर क्या आएगा? आर प्लस ये एन का यहां गुणा करो, एन आर अपॉन एन। क्लियर है? यस और नो? हाँ, अब क्या करेंगे? अब संयोजन का क्या निकालेंगे? कुल। अब प्रतिरोध में आर में से प्रवाहित कुल धारा निकालेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। अब प्रतिरोध आर में से प्रवाहित कुल धारा, क्या सूत्र होता है भैया? क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। राइट है? यस। कुल धारा आई, कुल विद्युत वाहक बल कितना है? कितना है? ई अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? आर प्लस एन आर अपॉन एन। ऊपर कौन जाएगा? बोलिए, कौन जाएगा ऊपर? एन ऊपर जाएगा। यस। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। यही परिणामी धारा के लिए क्या है? परिणामी या कुल धारा भी बोल सकते हो। परिणामी धारा के लिए क्या है? व्यंजक है। ठीक। तो अभी तो ये व्यंजक आया है, अभी हमने ये नहीं बताया है कि ये जो संयोजन है ये कब लाभप्रद होगा या कब लाभकारी होगा। क्लियर? राइट? ओके। ऐसा आप लोग माइक बंद कर दो प्लीज। माइक, हाँ। तो ये अभी क्या किया आपने? बताइए क्या किया? अभी केवल परिणामी धारा के लिए क्या निकाला है? व्यंजक निकाला। अब इसमें कंडीशन करेंगे, और कंडीशन देखकर हम ये बताएंगे कि ये जो संयोजन है सेलों का समांतर क्रम संयोजन है, ये लाभकारी कब होगा, किस कंडीशन में लाभकारी होगा। ठीक है? तो ठीक, इसका आप पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होता है बताइए? क्या होता है? यदि, बोलिए क्या थी कल कंडीशन नंबर फर्स्ट? बोलो। यदि आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ऐसे किए थे कि नहीं? तब आर इज इक्वल टू क्या होगा? जब आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो आर क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। और जब आर नगण्य हो जाएगा तो यहां पर मान रखिए आर का क्या आएगा? आई इज इक्वल टू 0। तो आएगा एन ई अपॉन एन आर आएगा। एन से एन कट गया तो आई इज इक्वल टू कितना आया? ई अपॉन आर आया। और ई अपॉन आर को हमने कल क्या बोला था बताइए? क्या बोला था? हाँ, एक सेल से प्राप्त धारा। तो एक सेल से प्राप्त धारा हुआ है इतने सारे सेल लगाने के बाद में, तो ये तो हमको जम नहीं रहा है ना। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं, जम रहा है क्या? इतने सारे सेल लगाने के बाद में एक सेल से प्राप्त धारा मिल रही तो हमको जमेगा क्या बताइए आप? ऐसा सौदा क्यों करेंगे हम?
देखते हैं फिर दूसरी कंडीशन की, यदि कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तब अब कौन नगण्य होगा? कैपिटल आर नगण्य हो जाएगा। और जब कैपिटल आर नगण्य हो जाएगा तो यहाँ पर कैपिटल आर का मान 0, तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए आई इज इक्वल टू एनी अपॉन, ये वाला पद पूरा 0 हो गया तो केवल आर बचा, आर। आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर। सही है? यस, होगा कि नहीं? हाँ, और इसको क्या लिखेंगे? क्या है ये? फिर से एक सेल से प्राप्त धारा है ना, बोलो। तो मुझे बताइए कौन सा ठीक ठाक दिख रहा है आपको? हाँ, नीचे वाला। इतने सेल लगाने के बाद में एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी धारा हमको क्या मिलेगी? प्राप्त होगी कंडीशन नंबर 2 में। अतः सेलों का समांतर क्रम संयोजन तभी लाभकारी होता है या तभी लाभप्रद होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है? हाँ, नगण्य, नगण्य होता है। बिल्कुल। अब इसको मिटा देते हैं। अतः सेलों का समांतर क्रम संयोजन तब ही लाभकारी होता है या लाभप्रद होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कैसा हो? नगण्य हो। क्लियर दैट? यस और नो? तो मेरे हिसाब से अब दोनों बन जाएंगे। आपको तरीका पकड़ लिया आपने कैसे बनाना है? अब क्लियर? तरीका पकड़ लिया ना? चलिए ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।